Hello everyone, welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor in Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies, Kanpur. I am going to teach you about disability in your optional paper, Inclusive Education. What is disability? Physical and mental disability. At first, we see what is disability. Disability is defined as any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being. Means विकलांगता, अक्षमता या दिव्यांगता किसी व्यक्ति की वह अवस्था है, वह स्टेट है when an individual ग्रुप के समूह के सामान्य मानक जो नॉर्मल नॉर्म्स बने होते हैं जनरल के अंदर नहीं आता है. जैसे हम एक इमेजिन करते हैं कि एक ग्रुप बना है और उसमें इस कैटेगरी के लोग हैं, इसने इतनी पढ़ाई की, इसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, तो एक नॉर्म डिसाइड करते हैं, तो वह उस नॉर्म्स के अंदर नहीं आता है, उससे भिन्न होता है या दोष युक्त माना जाता है. Means an impairment in a person's body structure or function or mental functioning. कह सकते हैं कि impairment include loss of a limb, loss of vision और memory loss. ऐसी दिव्यांगता या डिसेबिलिटी जो एक बौद्धिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, न्यूरोलॉजिकल, सेंसरी और ऐसी फिजिकल कहना चाहिए क्षति या दोष के संयोजन के कारण है, जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम समाज के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे. मीन्स जिसके परिणाम स्वरूप एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, लर्निंग और मोबिलिटी, जिसके कारण वह सामाजिक रूप से लोगों से मिलजुल नहीं पा रहा. उसका जो इंटरेक्शन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है, संचार है, उसमें कमी आ रही है, सीखने में कमी आ रही है, गतिशीलता में कमी आ रही है. It can be of many types. Physical disability, mental disability or learning disability, different types of disability in this. At first we see physical disability. फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी का एक प्रमुख कैटेगराइजेशन है फिजिकल डिसेबल्डनेस. आजकल जो फिजिकल डिसेबिलिटी जिनमें होती है हम उन्हें फिजिकली चैलेंज्ड पीपल या चिल्ड्रन भी कहते हैं, इन विच शारीरिक अंगों की जो अक्षमता है, जो डिसेबल्डनेस है, ड्यू टू विच बालक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है. शारीरिक विकलांगता एक्चुअली कोई कर्स नहीं है, अभिशाप नहीं है. ये किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे हेरिडिटरी है, माता पिता की मतलब उनको नॉलेज नहीं है कि किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एक्सीडेंट है, या कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स के कारण भी ऐसा हो जाता है. कुछ बालक तो जन्म से ही कुछ शारीरिक दोष लेकर पैदा होते हैं, जबकि कुछ अन्य का कोई ऐसी कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, कोई ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसके कारण भी वो उसका जो बॉडी का पार्ट है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या वो काम नहीं करता है. फिजिकल डिसेबिलिटी बहुत टाइप्स की होती है, इनमें से जो प्रमुख है उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आ जाती है विजुअल डिसेबिलिटी. विजुअल डिसेबिलिटी क्या है? विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस मीन्स इम्पेयरमेंट इन विजन. देखने की अक्षमता, हम देख नहीं पाते हैं, दृष्टि दोष जो होता है, दृष्टि बाधित बालक, विच अफेक्ट्स द चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस. ये चाइल्ड की एजुकेशनल परफॉर्मेंस को बहुत तरीके से, या कहना चाहिए पूरी तरीके से अफेक्ट करती है. ये विजुअल डिसेबिलिटी भी बहुत तरह की हो सकती है. एज अ पार्शियल स्लाइटनेस. पार्शियल स्लाइटनेस क्या है? दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम पार्शियल परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन. हमें पार्शियली यानी कि कहना चाहिए स्लाइटली ब्लाइंड है, जैसे कुछ थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम है देखने की. सेकेंड वन इज लो विजन डिसेबिलिटी. दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रेफर्स टू द पर्सन्स
who can execute a task with appropriate assistive devices. लो विजन क्या होता है, ये तो आजकल अगर हम देखें तो इस कंप्यूटर और मोबाइल के युग में मोस्टली हम सभी में ये चीज देखने आती है कि हम कहते हैं कि नजर कमजोर हो गई है, दूर की नजर कमजोर है, पास की नजर कम है। तो इसमें जो कोई सहायक उपकरण होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, टूल्स हैं, जैसे चश्मा लगाना, और ये इस तरह की चीजों से हम इसको मतलब इससे कोई ऐसी उनको ओवर प्रॉब्लम नहीं आती है, इसे हम यूज करके इसकी सहायता से अपने काम कर सकते हैं। टोटल ब्लाइंडनेस, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु हैज नो विजन, जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, कंप्लीटली ब्लाइंड एंड कैन लर्न यूजिंग ब्रेल और अदर नॉन विजुअल मीडिया। जो ब्रेल लिपि है उसका सहारा इनको लेना पड़ता है क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। विजुअल एक्विटी एक्चुअली देखा जाए तो ये 20/200 के उसमें मानी जाती है कि मतलब उतनी सही होती है, जो इसका मेजरिंग एक यूनिट होती है। 20/200 मीन्स कहना चाहिए कि द पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट नॉर्मली सीन मतलब एट 200 फीट, ओनली अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट, इस तरह से वो देख सकता है। नेक्स्ट वन इज हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी क्या है? सुनने की अक्षमता। हियरिंग डिसेबिलिटी इज अ डिग्री ऑफ लॉस इन द इंडिविजुअल्स ऑडिटरी परसेप्शन। सुनने में जो हमें प्रॉब्लम आती है, जिसको हम कोई भी अगर कुछ ऐसा बोल रहा है या क्या, और ये भी ऐसा है कि स्लाइटली भी हो सकती है, पार्शियली भी हो सकती है और कंप्लीटली भी हो सकती है। माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट इसका फर्स्ट टाइप है। दिस टाइप स्टैंड्स फॉर द चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू लिसन टू द वॉइस अप टू 54 डेसिबल। डेसिबल एक्चुअली क्या है? सुनने की जो हमारी क्षमता होती है उसकी एक मेजरिंग यूनिट है। जिस तरह से हम लोग फिजिक्स वगैरह में उसको क्या बोलना चाहिए कि फोर्स और इन सब की जो डिग्रीज आती हैं, मेजरिंग यूनिट्स जो होती हैं, उस तरह से इसकी भी यूनिट होती है। तो डेसिबल क्या है? 54 डेसिबल तक अगर वो वॉइस मतलब उसको सुनने की वो है, एबल है, नहीं एबल है 54 तक भी, तो मतलब ये हो जाता है कि उसको बहुत थोड़ी सी सुनने की दिक्कत है। मॉडरेट हियरिंग इम्पेयरमेंट, मॉडरेट क्या हो जाएगी? दिस टाइप इंक्लूड्स दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट कैपेबल ऑफ हियरिंग एनी साउंड बिलो 69 से भी नीचे अगर हम नहीं सुन सकते हैं तो बहुत ही इसको भी कहना चाहिए कि बिल्कुल नॉर्मल में आ जाती है। सीवियर हियरिंग इम्पेयरमेंट, सीवियर क्या? 89 से अप टू 89 डेसिबल तक अगर हमें नहीं सुनाई देता है तो हम ये सीवियर मानी जाएगी कि हम बहुत ज्यादा, कहना चाहिए कि बहुत ओवर ऊंचा सुनते हैं, बहुत दिक्कत आती है, उस कान में चिल्ला के उनको कोई बात समझानी पड़ती है। द प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, टोटल लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटीज जो होती है 90 डेसिबल की, इसे कह सकते हैं इट इज कॉल्ड डिफनेस, जो बिल्कुल हमारी कह देना चाहिए कि हमें डिफनेस कह दिया जाता है या बहरा कह दिया जाता है, बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज लोकोमोटर और ऑर्थोपेडिक। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूड्स जो कहना चाहिए कि डिफॉर्मिटी या प्रॉब्लम इन बोन्स, डिफॉर्मिटी इन जॉइंट्स और मसल्स that makes difficult to perform physical activities। हमें मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। ऑर्थोपेडिक मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं, ये सब हमारी बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं जिनमें ऊपर के अंग होते हैं हमारे, उसमें कोई अक्षमता होती है, नीचे के अंगों में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, इस तरह की कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी को लोकोमोटर या ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसमें हम मूवमेंट्स नहीं कर सकते, हमें कोई रूटीन एक्टिविटीज हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी इन पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मतलब हम ज्यादा वॉकिंग नहीं कर सकते, और पैरों में प्रॉब्लम है, पेन इन मसल्स एंड ज्वाइंट्स, एवरी टाइम हमें मसल्स और ज्वाइंट्स में पेन रहता है, डिफिकल्टी टू यूज द लिम्स,
लिम्स को यूज करने में डिफिकल्टी होती है। तो इस तरह से जो भी ये जॉइंट्स को लेकर, बोन्स को लेकर हमें प्रॉब्लम्स हैं, इसमें लोकोमोटर और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी कहलाती हैं। हेड इंजरीज और ब्रेन डिसेबिलिटी, ये होती है मस्तिष्क की चोट। जो कोई भी हमें कभी ऐसी कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंटली या कहीं कहीं कोई टकराने से, तो ब्रेन में हमारी इंजरी हो जाती है। इसकी चोट कहना चाहिए कि बहुत लाइट भी होती है और बहुत सीवियर भी हो सकती है, और इससे ये बहुत लेकिन घातक होती है, क्योंकि ये इंटरनल होती है। इंटरनल होने से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और इसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि कोई ये हेरिडिटरी के कारण कम और बाद में ज्यादा होती है, एक्सीडेंटल। नाउ सी द कॉजेज ऑफ फिजिकल चैलेंज्ड चिल्ड्रन। एट फर्स्ट वी सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालक के जन्म के पूर्व या जन्म के पश्चात किसी भी बॉडी पार्ट्स को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उससे शारीरिक कहना चाहिए निर्योग्यता का जन्म होता है। यानी कि वह व्यक्ति अपने आप में इतना अपने आप को इन्फीरियर फील करता है, उससे उसके अंदर वो मतलब ये फील करने लग जाता है, समझने लग जाता है कि हम दूसरों से डिफर हैं, हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज हेरिडिटरी रीजन। बालक की इस अवस्था के लिए वंशानुक्रम संबंधी कारण प्रमुख होते हैं। बालक के कहना चाहिए कि कोई उसके वंश में किसी को फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो इस तरह से एक चांस बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि केवल ही हेरिडिटरी का रोल हो कि अगर कोई फैमिली में है तो उसको भी फिजिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, बट चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्यावरण संबंधी कारण भी इसका मुख्य कारण है। ऐसे काफी सारी स्टडीज की गई हैं, तो उसमें ऐसा पता चला है कि जो लोअर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस होता है लोगों का, तो उसमें ये जब उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, या कहने चाहिए किसी किसी को तो कुछ खाने की भी प्रॉपर डाइट और वो नहीं मिलती है, तो भी उससे फिजिकल डिसेबिलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। सीवियर एक्सीडेंट्स, कोई एक बहुत कभी लाइफ में ऐसा होता है, बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो कोई ऐसी क्या कहते हैं, कोई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जिससे भी कभी हमें बॉडी पार्ट्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण हम नॉर्मल लाइफ जीने में अक्षम हो जाते हैं। नाउ सी कि इनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। बाय मेडिकल एग्जामिनेशंस, थ्रू मेडिकल चेकअप्स और एग्जामिनेशन करा के डिफरेंट तरह के, जब हमें ऐसा फील होता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत से मेडिकल चेकअप्स होते हैं जिससे प्रॉपर हमें पता चल जाता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनका बिहेवियर है वो देखकर हमें समझ में आ जाता है। जैसे फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं तो उनको मसल्स को कंट्रोल करने में कठिनाई होती है। मीन्स ये देखा जाता है कि वो अपने जैसे अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो जो उठने में, बैठने में, चलने में उनकी ये डिसेबिलिटी नजर आती, क्योंकि उनको ईच एंड एवरी टाइम जॉइंट्स में पेन रहता है। या जो देख नहीं पाते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई ये इनके अंदर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या लो विजन की प्रॉब्लम है, तो उनकी बाहर से बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने में समझ में आ जाता है। जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनकी जो कहना चाहिए कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत फास्ट लर्नर भी होते हैं, कई बार मोस्टली क्या होता है वो स्लो लर्नर होते हैं। उनकी जो सीखने की जो गति होती है वो औरों की अपेक्षा स्लो होती है, और इनके अंदर हम इनके बिहेवियर में हम कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या इमोशंस देखते हैं, जैसे एंगर है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ापन होता है इनके अंदर, निराशा नजर आती है। ये सब चीजें ज्यादा होती हैं क्योंकि ये अंदर से ये मान लेते हैं कि मतलब एक अंग में कमी है। थ्रू IQ टेस्ट, कई बार ऐसा होता है कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जैसे कोई पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बट ऐसा नहीं है कि वे इंटेलिजेंट नहीं है, उनको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कोई ऐसा नहीं है कि उनका ब्रेन अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर हम IQ टेस्ट करें तो कई बार हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि
उनकी बुद्धि मीन्स ज़्यादा भी हो सकती है और सामान्य भी हो सकती है और सामान्य से कम भी हो सकती है। तो इस तरह से उनके बिहेवियर को देखकर हम समझ सकते हैं कि मतलब उनको पहचाना जा सकता है। नाउ सी द एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन कि किस तरह से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्पेशल स्कूल फैसिलिटीज़, शारीरिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं कि कई तो ऐसे होते हैं कि उनकी अक्षमता इतनी अधिक होती है कि वो नॉर्मल स्कूल में भी नहीं बिठाए जा सकते हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल, जैसे ब्लाइंड पीपल हैं तो उनके लिए अलग स्कूल अंध विद्यालय बनाए जाते हैं, या और सुनने की या उसकी क्षमता नहीं है उनकी, कहना चाहिए कि बोलने की, तो उनके डिफेंडम वाले स्कूल, मतलब उनके लिए अलग से एक स्कूल के सिस्टम किए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल स्कूल बना दिए गए उनके लिए, उनको वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज अरेंज करनी चाहिए। जैसे फिजिकल थेरेपी रूम होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर हमेशा एक काउंसलर है, एक थेरेपिस्ट है, मीन्स एक डॉक्टर है, इनकी अवश्य होना चाहिए। वहाँ उनके लिए मेडिसिन्स की हम मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। कोई एक्सरसाइज करने का कोई कहना चाहिए कि व्यायामशाला होनी चाहिए। उनके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने की प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए। और जैसे चलने में बच्चों को प्रॉब्लम है तो उनके कोई अलग तरीके के शूज़ आते हैं, और जैसे ब्लाइंड पीपल हैं तो उनको किस तरह से पढ़ाना है, प्रॉपर डिवाइसेस टूल्स होने चाहिए। ब्रेल लिपि से पढ़ाना है, उसके पेजेस अलग आते हैं, उनके टूल्स अलग आते हैं। और जिनको चलने में प्रॉब्लम है तो वहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। और सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं ऐसे बच्चे तो रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से वहाँ पे प्रॉपर उनको फैसिलिटीज दी जानी चाहिए कि उनको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए जो उनको प्रॉपर टाइम देकर और एक्स्ट्रा भी टाइम देकर उनके भले का, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह से सेपरेट स्कूल्स अलग से बनाने चाहिए और प्रॉपर फैसिलिटीज के साथ होने चाहिए। स्पेशल क्लासेस क्या है कि जो नॉर्मल पर्सन्स के साथ बैठकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। मीन्स जैसे स्कूल भले ही वही हो बट उनके लिए क्लासेस अलग से हों, उनके टीचर्स ट्रेंड अलग से हों, उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, उनके ऊपर उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ध्यान देकर उनको पढ़ाएं। और उन्हें एक कहना चाहिए कि ये मत समझे कि उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या वह पेशेंट है, उसको प्रॉपर अटेंशन देकर उसको नियमित रूप से पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ट्रेन्ड टीचर्स का जो बार बार नाम आ रहा है तो ये है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तो जो टीचर होते हैं तो वे मतलब ऐसा ध्यान देते हैं कि मतलब उनके लिए एक तरह से लगभग सब बच्चे इक्वल होते हैं, क्योंकि वो फिजिकली भी ठीक हैं और मेंटली भी। बट जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मेंटल डेवलपमेंट पे भी इस चीज का कुछ ना कुछ असर आ जाता है। तो अगर इनको ट्रेन्ड टीचर्स पढ़ाएंगे तो उनको पूरा साइकोलॉजिकल नॉलेज होगी, वे उनके इमोशंस को, उनके फिजिकल डेवलपमेंट को, उनके मेंटल डेवलपमेंट को, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाएंगे। तो वो एक टाइम टेबल बना के चलेंगे कि किस बच्चे को क्या पसंद है, किस तरह से उनको डील करना है, कि कोई टूर्स लेके कहीं भ्रमण करा के पढ़ाना है। उनके लिए एक वैसा टाइम टेबल, स्ट्रिक्टनेस वाला टाइम टेबल नहीं होगा। तो ये सब टीचर के इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। स्पेशल करिकुलम इन स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए स्पेशल करिकुलम की व्यवस्था की जानी चाहिए। नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह इनका करिकुलम का एक डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। इनके लिए अलग तरह से पाठ्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्लासेस क्या है कि अगर हमें लग रहा है कि ये नियमित कक्षाओं में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको लाभ नहीं मिल रहा है, और तो हम इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास, अतिरिक्त ध्यान देने की अगर जरूरत होती है तो एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट करना चाहिए। या जैसे समर स्कूल्स हैं या छुट्टियां होती हैं तो उनमें इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, उनके लिए ऐसी समर कैंप्स का आयोजन किया जाए
जिसपे इन पर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाए, इनकी कंट्रोल पे या इनकी पढ़ाई पे या किसी भी चीज पे इनको जो भी सिखाना है उनके ऊपर इंडिविजुअली हम फोकस कर सकें। वेरियस टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जिनके थ्रू हम उनकी एजुकेशन को बेटर बना सकते हैं। और बच्चों में जो भी डिसेबिलिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हों, इक्विपमेंट्स हो, बहुत से अच्छे टीचिंग एड्स हों, उन बच्चों को जो जो चीज की जरूरत है उन सब फैसिलिटीज को ध्यान में रखकर उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करने चाहिए। रिहैबिलिटेशन क्या है? पुनर्वास योजना। पुनर्वास मीन्स अगर बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा दया के पात्र हैं। उनमें हमें दया नहीं दिखा के एक सहानुभूति रखनी है और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज का ख्याल रखना है कि अगर वो कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा उनको सिखाना है कि वो आगे रहकर अपना कम से कम अपने लिए एक अपना गुजारा कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। इंडिया में इन लोगों के लिए वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले गए हैं और ये केंद्र इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर इनका मतलब अध्ययन करते हैं। और ऐसा जो टेस्ट होते हैं उनके द्वारा उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उनकी पर्सनालिटी है, उनकी इंटेलिजेंस है, टेस्ट से मेजर करके उनको जिस जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें उनका लगता है कि हाँ ये इस चीज को लेकर इंटेलिजेंट है, इस काम को आगे कर सकते हैं, उस तरह से उनको ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो आगे अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें, किसी और के मोहताज न रहें, किसी दया के मोहताज न रहें। तो ये इस तरह से हम इनके लिए फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराकर इनके एजुकेशन को अच्छा बना सकते हैं। ओके गाइज, टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट फिजिकल disability. Next video I will discuss mental retardation. Okay, I hope आपको सब समझ में आ गया हो. If you have any problem or query then ask me personally. Thank you. Goodbye.